नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 की खास पेशकश रणनीति में आपका स्वागत है। रणनीति में हम चर्चा करते हैं उस रणनीति की जिसके सहारे जीत हासिल होती है। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम का इंतजार है, लेकिन हम कर रहे हैं विश्लेषण विशेषज्ञों के द्वारा। जो विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि किस सीट में किस तरीके के समीकरण से क्या रणनीति पार्टियों ने इस्तेमाल की। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बिलासपुर संभाग की। बिलासपुर संभाग जहां 24 सीटें आती है, एक तरीके से 90 सीटों को अगर 1/4 भागों में बांटे जाए तो ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा सीटें आती है, और इसलिए ये इसका एक राजनीतिक महत्व भी है। और इसीलिए हम इसकी जब चर्चा कर रहे हैं तो दो मेहमान हमारे साथ हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन पहले एक समरी जानकारी मैं आपको बता दूं संक्षिप्त में बिलासपुर संभाग के बारे में, जहां पर 24 सीटें हैं, 8 जिले हैं, और इन 24 सीटों में से 12 पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। ये 12 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं और बीजेपी के कब्जे में हैं 7 सीटें। 24 में से 12 कांग्रेस के पास, 2 बहुजन समाज के पास और 7 सीटें बीजेपी के पास। इसके अलावा 3 सीटें जनता कांग्रेस जोगी ने 2018 में हासिल की थी। इस तरीके से ये वो संभाग है जहां पर मिला जुला परिणाम आया था और सभी दल की उपस्थिति, जो प्रमुख दल हैं, वो यहां पर दिखाई देती है। ऐसे में इस बार इस संभाग को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर सभी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के साथ बसपा और जनता कांग्रेस जोगी एक बार फिर से ताल ठोककर मैदान में हैं। सीटों की बात करें तो 13 सीटें वीआईपी हैं, जिसमें रायगढ़, बिलासपुर, शक्ति, कोरबा, जांजगीर, लोरमी, कोटा, चंद्रपुर को हॉट सीट घोषित किया गया है। ये वो हॉट सीट है जहां पर लोगों की निगाह है, वो जानना चाहते हैं कि यहां पर किस तरीके का परिणाम है, और यहां पर लड़ने वालों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है क्योंकि वो जाने माने चेहरे भी हैं। और यहां पर प्रचार की बात करें तो बीजेपी की ओर से मोदी और शाह आ चुके हैं। राहुल और प्रियंका खड़गे, भूपेश बघेल ने यहां पर जमकर पसीना बहाया है, और आप पार्टी से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी यहां रोड शो करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा जनता कांग्रेस जोगी की ओर से जोगी परिवार यहां चुनाव लड़ रहा है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। तो इस तरीके से 24 सीटों पर क्या समीकरण बैठेगा, इसकी चर्चा आज से हम शुरू करेंगे। इसमें 2018 में आधी सीटें कांग्रेस के कब्जे में थी, इसलिए ये किला बचाना कांग्रेस के लिए काफी अहम है। बीजेपी चाहती है कि उसकी 7 सीटों से और सीटें बढ़ें ताकि उसकी हिस्सेदारी सत्ता के करीब आ सके। इस तरीके से समीकरण क्या बनते हैं, क्या सीटें किसकी तरफ जाएंगी, इस पर चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मुरारी मिश्रा जी हमारे विश्लेषक जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करते हैं। और बिलासपुर से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। तो दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत बिलासपुर जिले से ही करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिला काफी अहम रोल अदा करता है, क्योंकि यहाँ पर 6 सीटें हैं और ये 6 सीटें काफी अहमियत रखने वाली हैं। तो इन 6 सीटों में हम देख रहे हैं कि 2 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास हैं और बीजेपी के पास सीटें हैं 3, मस्तूरी, बेलतरा, बिल्हा, और कोटा सीट जो है वो जनता कांग्रेस जोगी के पास है। तो ये 6 सीटों में से क्या क्या किसके पास है ये हमने बता दिया। अब सीटों की समीकरण को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 6 सीटें जैसे कि मैंने नाम बताया, बिलासपुर, कोटा, मस्तूरी, बेलतरा, बिल्हा और तखतपुर। इसकी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मुरारी मिश्रा जी से मैं टिप्पणी लूंगा, उसके बाद हम पाठक जी के पास चलेंगे। मुरारी जी, बिलासपुर जिले की 6 सीटें काफी अहम, कांग्रेस को यहां पिछले बार धक्का सहना पड़ा था, लहर के बावजूद 2 सीटें जीती थी। इस बार क्या संभावनाएं देखते हैं कांग्रेस की और बीजेपी की? देखिए मोहन जी, मैं तो ये मानता हूं कि बिलासपुर संभाग सभी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा एक रणनीति के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट ये संभाग है। खासकर बिलासपुर में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और जिलों की अपेक्षा
एक बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया था, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं। जैसे कोटा करते हैं, कोटा का कुछ हिस्सा आपका जीपीएम गौरेला मंडराही जिला में आता है। जी। यहाँ पे त्रिकोणी संघर्ष की स्थिति है मोहन जी। यहाँ पे रेणु जोगी जी जो एमएलए हैं, स्वर्गीय अजीत जोगी जी की धर्मपत्नी है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जसपुर राज घराने के राजकुमार जोदेव जी को उतारा। इससे इतना रोचक हो गया मुकाबला। और फिर कांग्रेस पार्टी ने अटल श्रीवास्तव जी को मैदान में उतारा, जो एक प्रकार से मुख्यमंत्री जी खुद बोले हैं कि यहाँ पे अटल नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। त्रिकोणी संघर्ष है। अंतिम समय में अटल श्रीवास्तव ने संसाधन झोंका, लेकिन जहां तक मेरे को पता है या मेरे नॉलेज में है कि अर्बन एरिया जो है, जैसे आपका कोटा, बेलगहना, रतनपुर, गौरेला, पेंड्रा, यहाँ पे निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त में रहेगी। और जो खोनसरा है, बेलगहना के अंदर का इलाका है, अचानकपुर, छपरवा जो इलाका है, और इसके अंदर के जो जंगल के इलाके हैं और रोटर है, याद रखिए मोहन जी, लगभग 25-30% एरिया को आप अर्बन मान सकते हैं और 70% एरिया ये आदिवासी और गांव का एरिया है। यहाँ पे जोगी नाम का जलवा चलता आया है। पिछले चुनाव में मात्र 15 दिन में रेणु जोगी जी को नया छाप मिला, और कैसे वो प्रचार करी लोग आज तक समझ नहीं पाए, और वो चुनाव जीत के आई। मेरे को लगता है कि यहाँ पे लड़ाई रेणु जोगी जी और बीजेपी के बीच में होगा। हालांकि कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव बड़ा नाम है, लोकसभा चुनाव लड़े थे, हार गए। त्रिकोणी संघर्ष है, लेकिन मैं नंबर 2 में बीजेपी और रेणु जोगी को मानता हूं। अब आइए आप तखतपुर में। तखतपुर में आपको याद है कि बहुत बड़े बड़े कद के नेता है, विधानसभा में उपनेता रहे, बड़े लोकप्रिय, स्पष्टवादी और वाक पटुता के धनी धर्मजीत सिंह जी नेता जोगी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए 2 महीना पहले, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे उनको प्रत्याशी बनाया। पिछला चुनाव लगभग जमानत जब्त था भारतीय जनता पार्टी का तखतपुर से। चूंकि कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी रश्मि सिंह जी, जिनके पिता भी यहाँ पे एमएलए थे और ससुर भी एमएलए थे, मेरे को लगता है कि उन्होंने प्रयास खूब किया, पूरा संसाधन झोंका, चुनाव भी जोरदार हुआ, लेकिन मेरे को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी रश्मि सिंह के साथ अंत तक जुड़ा रहा, जिसका फायदा इनको मिल सकता है, आपके धर्मजीत सिंह को। वैसे भी बड़े वो लोकप्रिय नेता हैं। अब आपको पता है बिल्हा में परंपरागत रूप से फिर से वापस वही लड़ाई आ गई। सीएराम कौशिक जी जोगी कांग्रेस से लड़े थे, हालांकि वो 28-30 हजार वोट पाए थे, कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं पाए। राजेंद्र शुक्ला जी बड़े दमदार कांग्रेस के नेता हैं, मंडी अध्यक्ष हैं, वो अच्छा टफ फाइट दिए, लेकिन त्रिकोणी संघर्ष होने के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। इस बार मेरे को लगता है कि धर्म कौशिक जी के लिए यह चुनाव पिछले चुनाव जैसा आसान नहीं है। कहीं ना कहीं इस बार उनको अपने एंटी इनकम्बेंसी और अपने व्यवहार और भी बातों को लेकर मेरे को लगता है उनको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। वोट परसेंट भी बताते जाइए, वोट परसेंट भी हम देख रहे हैं कि उसी के आसपास बना हुआ है। इसका क्या वजह देखते हैं कि वोट परसेंट कई जगह कम हुआ है? देखिए, ये सब शहरी इलाके मोहन जी, आप नाम जरूर ले रहे हैं, तखतपुर, बिल्हा, इनके कई क्षेत्रें बिलासपुर नगर निगम से चिपकी हुई हैं, और आपका खुद कोटा में भी आदिवासी लोग खूब वोट किए, लेकिन अर्बन एरिया में वोटिंग परसेंटेज डाउन हो गया, और इसका नुकसान भाजपा और कांग्रेस दोनों को होगा, मान के चलिए आप। आदिवासी इलाकों में जो कोटा क्षेत्र में वोटिंग ज्यादा हुई है, इसका फायदा मैं रेणु जोगी को देता हूं। अब ये 3 तारीख को बिलासपुर चलेगा। पे आते हैं बिलासपुर सीट काफी हॉट। हाँ, नहीं, मैं बिल्हा को कंप्लीट कर दूं। बिल्हा तो कंप्लीट हो गया। बिलासपुर में देखिए, पिछला चुनाव अमर अग्रवाल जी हारे, पिछले 3 चुनाव से जीत रहे थे। वो बड़ा मतलब चातुर्ना अंदाज में और बड़ा ही होशियारी से एक वीडियो चला, बहुत वायरल हुआ वीडियो मोहन जी, जिसमें शैलेश पांडे जी एक मुसलमान व्यक्ति का पैर धो रहे हैं। यही चर्चा का केंद्र बन गया पूरे बिलासपुर में, और इसी वीडियो वायरल के आधार पर ही अमर अग्रवाल जी अपनी रणनीति बनाए, और जो शैलेश पांडे के कोर और थे, ब्राह्मण मान लीजिए, ब्राह्मण समाज जो एक होके शैलेश पांडे को मदद किया था पिछले चुनाव में, उसको उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। ब्राह्मणों के बीच में भी कई प्रकार के अफवाहें फैलाने की वो कोशिश किए। कुल मिलाकर वो चुनाव में वापस
आने की पूरी कोशिश की है, पूरा ताकत झोंके। लड़ाई जबरदस्त है मोहन जी बिलासपुर में, और बेलतरा में दो युवाओं के बीच में लड़ाई है। सुशांत शुक्ला जी मुंगेली जिले के ही पड़र भट्टा गांव के रहने वाले हैं, युवा नेता हैं, जूदेव जी के शागिर्द हैं, बड़ा युवाओं में लोकप्रिय तो है ही है। और कांग्रेस ने यहाँ पे विजय केसरवानी को टिकट दिया। देखो मोहन जी, एक बात और बताऊंगा मैं, अरुण तिवारी जी जो आपके पंडारिया के प्रबल दावेदार थे कांग्रेस पार्टी से, और आप जानते हैं जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत ज्यादा आक्रामक नेता है। ये आपके निर्दलीय फॉर्म भर दिया आपका बेलतरा सौ बिलासपुर से, जहां तक मेरे पता है, और खुली जीप में घूम घूम के जो 4 करोड़ रुपए का लेन देन का मामला रामशरण यादव महापौर और अरुण तिवारी के बीच में जो उछला था बातचीत के रिकॉर्ड में, उसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता, वो शासन प्रशासन उसे तय करेगा जांच के बाद। लेकिन अरुण तिवारी ने इतना बेबाक ढंग से पूरे बिलासपुर शहर में घूम घूम के उस घटनाक्रम को बताया। इसका भी नुकसान कांग्रेस पार्टी को देखने को मिल रहा है। आप मान के चलिए बेलतरा में जोरदार लड़ाई है, लेकिन बेलतरा को ब्राह्मण की सीट मानी जाती है मोहन जी। उस हिसाब से आज भी मेरे को लगता है कि सुशांत शुक्ला जी को थोड़ा ना थोड़ा एज है। अब मस्तूरी आखिर की बात आप कर लेते हैं। मस्तूरी में बहुत ही सरल सहज एमबीबीएस है, डॉक्टर है कृष्णमूर्ति बांधी जी, अच्छा लोकप्रिय है। मस्तूरी में प्रॉपर में बहुत लोकप्रिय है, कहीं कोई उनके पर दाग नहीं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, नेता अच्छे हैं, ये तो सब कुछ है। लेकिन मेरे को लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पूर्व में एमएलए रहे दिलीप लहरिया जो एक छत्तीसगढ़ के बड़े कलाकार हैं, उन्होंने एक कमबैक किया, अच्छा फाइट किया। अब ये देखते हैं कि जो मसूरी जो कुछ नगरीय इलाका कहलाता है, वहां पे वोटिंग कम होना और ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज्यादा होना, क्या दिलीप लहरिया को ज्यादा फायदा देगा? अब क्या गांधी जी अपने वोट डलवाने में कामयाब नहीं हो पाए? लेकिन इन सीटों में भी आप फाइट मान सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक कोटा को आप छोड़ दो, बाकी सीटों में सीधी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी इन इलाकों में मजबूत है, ये पिछला चुनाव भी बताता है। ठीक है, चलिए, तो ये तरीके का समीकरण और मुरारी मिश्रा जी का विश्लेषण हमारे सामने आ चुका है। अब पाठक जी की ओर चलते हैं। पाठक जी, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं कि एक तरीके से एज मिलता दिख रहा है बिलासपुर की सीटों में बीजेपी को? आपका क्या आकलन है? मेरे बीजेपी को बहुत ज्यादा बढ़त बिलासपुर जिले से संभाग से मिलेगी ऐसा मेरे को नहीं लगता। जो पहली बार तो नाराजगी वही शुरू हो गई कि शुरू में कहा गया था कि 80 सीट बदलेंगे, 90 सीट बदलेंगे, और फिर उन्हीं लोगों को सामने रख दिए। तो कार्यकर्ता तो वही नाराज हो गया कि जब आपको उन्हीं लोगों को देना था तो काहे को बैठकों का दौर बुलाए, काहे को कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल जो है उसका बढ़ाया, और फिर बाद में उनको एक तरीके से हतोत्साहित किया। अरे जब करना ही था, लादना ही था पुराने लोगों को, तो लाद देते। काहे को कार्यकर्ताओं को कुछ बेचारे जो सेकंड लाइन के नेता थे, मेहनत किए, कुछ खर्चा भी कर लिए उन लोगों ने, तो वो भारी निराशा तो इन लोगों को लगी। टिकट वितरण का जो काम हुआ बीजेपी में, एक तरीके से कहना चाहिए कि फ्रेंचाइजी के तरीके से वो पूरा से दे दिया गया, पुराने लोगों को बांट दिया गया, तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी था। हालांकि बीजेपी में एक चीज होती है कि वो कार्यकर्ता केडर वाला होता है और वो बहुत खुल के नहीं करता, लेकिन जो करता है फिर वो जम के करता है, क्योंकि पिछले बार का 15 सीट इसका उदाहरण है। तो वो चुपचाप जो काम करेगा। तो 3 जगह तो नए चेहरे हैं, ठीक है पाठक जी, 3 जगह नए चेहरे हैं, जैसे सुशांत है, धर्मजीत को भी नए मान लो, इसके अलावा आपका कोटा में भी नए चेहरे हो गए, तो ये 6 में से 3 तो नए हो गए। एक बार फिर से मोहन जी रिपीट करेंगे आवाज? मैं ये बोल रहा था, ये 3 नए चेहरे भी दिए 6 में से। धर्मजीत नए चेहरे हो गए पार्टी के लिए, इसके अलावा जो है कोटा में भी प्रबल प्रताप जो है नए चेहरे हो गए, बेलतरा में सुशांत शुक्ला हो गए नए। ये तो नए चेहरे दिए बीजेपी ने, 3 पुराने 3 नए। अरे भाई नया चेहरा दिए, अच्छा किए। एक सुशांत शुक्ला के अलावा, सुशांत शुक्ला युवा था, लोकल था, उसका सम्मान हुआ, इस बात को वहां के लोग भी मान रहे हैं, पार्टी के लोग। धर्मजीत जैसे थे कि वहां के लोगों का ये कहना है कि लोकल लोग में वहां पर हर्षिता पांडे है, राजू सिंह छत्री है, घनश्याम कौशिक है, ये तमाम लोग वर्षों से जीवन खत्म होने को आ गया इन लोगों का पार्टी की सेवा करते करते। तो इन लोगों को, लोकल स्थानीय लोगों को अवसर कब देगी पार्टी आगे? क्या ये दरी उठाने के लिए है
इन लोग का सम्मान पार्टी में है कि नहीं है। तो आप कहीं से भी अगर किसी को ला के ठोक देंगे, 400 किलोमीटर से प्रबल प्रताप को आपने कोटा में ला के पटक दिया, रंगानादम जैसा वहां बुजुर्ग आदमी टिकट मांगते लखीराम अग्रवाल के समय से जो मेहनत कर रहा है, क्या ऐसे लोगों की इज्जत पार्टी में कभी होगी? तो इसका सेटबैक होगा, नुकसान है लग रहा है आपको पार्टी को? वहाँ पार्टी को नुकसान होगा बिलासपुर जिले में? हाँ हाँ, यहाँ तो देखो जिस तरीके से जो यहाँ पर जो टिकट का वितरण हुआ है वो नाराजगी दूर नहीं हुई है। रही बांदी की बात, तो बांदी का एक महिला का मामला था, पुराना वाला मामला था, तो वो घटना लोगों में चर्चा के विषय रहा। और फिर लगातार जो घटना जो वहां पर सक्रिय रहना था इस तरीके से वो नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात अभी चुनाव में जो है ना, वो भूपेश और भूपेश का चेहरा एक बहुत बड़ा वोटिंग का कारण बना है। भूपेश बघेल का कर्जा माफी 15,000 और ये जो तमाम चीजें, किसानों का जो 3200 रुपए का धान, ये महत्वपूर्ण। अभी देखेंगे कि किसानों में, सोसाइटी में धान नहीं आ रहा है। इसकी वजह कहीं ना कहीं एक साइन ये भी माना जा रहा है कि किसान 3200 रुपया चाहता है और कर्जा माफी भी चाहता है। तो ये साइन तो ये कम से कम साफ तौर पे दिख रहा है। धान खरीदी, धान अगर किसान बेचेगा तो जो भी सरकार आएगी उस रेट में लेगी। उसका पहले बेचने बाद बेचने से कोई खास फर्क नहीं है। धान इस बार देर से हुआ है कहा जा रहा है, देर से बाली आई है, फसल देर से पकी है, ऐसा भी है। आवाज कट रही है मोहन जी, फिर से रिपीट करेंगे? नहीं, मैं ये बोल रहा था धान खरीदी का ज्यादा किसान धान बेच दिए या नहीं बेचे, इसका ना कर्ज माफी से फर्क है ना ही धान खरीदी के समर्थन मूल्य से, क्योंकि जो सरकार आएगी, दोनों सरकार वादा कर चुकी है कि हम देंगे। तो कांग्रेस सरकार ने किया है, ठीक है। और ये कितना इत्तेफाक रखते हैं मुरारी जी? 3200 रुपए धान की, ये 3200 रुपए धान कांग्रेस ने किया है और 3100 रुपए का बीजेपी ने किया है। तो भाई किसान जो है बहुत छोटा आदमी होता है। हम शहरी लोगों को 150 रुपए की वैल्यू समझ में नहीं आती, लेकिन गांव में 150 रुपए से बड़ा काम हो जाता है। तो किसान है और आर्थिक रूप से गांव की स्थिति बहुत मजबूत हुई है। किसान मजबूत होगा तो स्वाभाविक है। चलिए हमको मरवाही पे भी चर्चा करना है, लेकिन मुरारी जी की एक कमेंट ले लेते हैं। मुरारी जी कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये सहमत नहीं है पाठक जी आपसे? देखिए, भूपेश बघेल का चेहरा 90 सीटों पे काम नहीं आया मोहन जी। जैसे मोदी जी पूरे लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं, उनके चेहरे पे भाजपा लड़ती है, वैसा भूपेश बघेल का चेहरा पूरे 90 सीटों पे नहीं था। इवन कांग्रेस के प्रत्याशी भी, मैं 50 सीट ऐसी जानता हूं जहां पे भूपेश बघेल का कोई नाम नहीं लिया और स्थानीय स्तर पे भूपेश को वोट दो, ऐसा कोई कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं बोला। पहली बात, मैं आपको बता चुका हूं कि पाटन में ही भूपेश बघेल जी फंसे हैं। आप देख लेना, भूपेश बघेल जी 3 सीटों पे लड़ रहे हैं खुद होके, जो बोले पाटन। पर उनके काम की चर्चा तो थी, काम वो उन्होंने कैसे किया, छत्तीसगढ़ियावाद, ये सब की चर्चा में ये मुद्दे नहीं थे मोहन जी। और उसके अलावा बल्कि भ्रष्टाचार के भी मुद्दे थे, चाहे महादेव सट्टा ऐप हो, इसका भी मुद्दा था, शराब का घोटाला है उसका भी मुद्दा था, बहुत सारे मुद्दे थे, टीएस बाबा और भूपेश बघेल की लड़ाई का भी मुद्दा था। अब रही बात धान की, अगर किसान मोहन जी, अगर किसान ये मान के चल रहा है कि वो कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस कर्जा माफ करेगी, तो उसको धान बेचने में क्या समस्या है? अगर धान किसान बेचना नहीं चाह रहा है तो इसके मतलब दोनों हो सकते हैं, वो या तो भाजपा की सरकार का वेट कर रहा है या तो वो ये मान के चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है। अगर कांग्रेस को वो वोट दिया होता कर्जा माफ के आधार पे, तो वो तो धान बेचना चालू कर दिया होता। अभी तो आधा धान नहीं बिका है। ठीक है, आधा 25% धान नहीं बिके। चलिए हम बिलासपुर जिले से आगे बढ़ते हैं, जो हमारा समय है उसमें एक चर्चा और कर लेते हैं। मरवाही जो नया जिला बना है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, यहाँ एक सीट है मरवाही, और सबसे खास इसलिए क्योंकि अजीत जोगी यहाँ से लड़ते आए हैं। जोगी की परंपरागत सीट कांग्रेस ने छीनी हुई है। इसका क्या समीकरण है, एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं। पहले पाठक जी की ले लेते हैं। पाठक जी, मरवाही सीट में समीकरण पूरा बदल गया है। के ध्रुव का मुकाबला जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं प्रणव कुमार के केवल उनके बीच है, या जेसीसी जे भी कुछ उपस्थिति दर्ज करा पा रही है? नहीं, ठीक है। बीजेपी ने इस बार नया कैंडिडेट उतारा है, बहुत सारे लोग
को नाराज करके नया एक सिपाही को वहां मैदान में भाजपा का सिपाही बना करके खड़ा किया है। तो हालांकि ये माना जा रहा था कि ध्रुव जो है वो उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी हो गई और कार्यकर्ता नाराज हो गए, लेकिन जैसे ही बीजेपी की टिकट बटी और लोग आधे उसमें जोगी कांग्रेस में चले गए तो कुछ बीजेपी में चले गए, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान जो है वो बीजेपी को हो सकता है। हालांकि दावा अपने अपने तरीके से दोनों पार्टियां कर रही हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी, लेकिन के ध्रुव जो है वो स्वभावतः सरल स्वभाव के हैं और उन लोगों के बीच में पहली बार तो नहीं, अब दूसरी बार मैदान में है, और मरपच्ची जो है वो पहली बार मैदान में है। तो बहुत हद तक होता यह है कि नए प्रत्याशी पुराने प्रत्याशी में लोग मतदाता और कार्यकर्ता दोनों कंपेयर करते हैं, यार यही ठीक है कि ये ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कंपैरिजन वाला मामला है। और जहां तक की स्थिति ये जोगी कांग्रेस से लोग चले गए तो नुकसान तो यहाँ पर दिख रहा है बीजेपी को। यहाँ पर जनता कांग्रेस जोगी की क्या स्थिति आएगी? उपस्थिति दर्ज करा रही है, त्रिकोणीय मुकाबला बना पाई है। जनता कांग्रेस ही कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा। वहां के जो नाराज कार्यकर्ता गए हैं उसका फायदा जो है वो कांग्रेस को मिलने वाला है। यहाँ पर स्थिति भिन्न है। हालांकि अमूमन आमतौर पर ये दिखाया जा रहा है जिस तरीके से अब ये तो घर अघोषित चीज है कि चर्चा बाजार में रहती है कि बीजेपी जोगी कांग्रेस को मदद करती है। ये आम चर्चा बाजार में है तमाम तरीके की, और इसको लेकर के लोग चर्चा भी करते हैं, और यही कारण है कि उसको दमदारी से उतारा गया और ताकि कांग्रेस का वोट कटे और बीजेपी को फायदा हो। लेकिन ये हर विधानसभा में ये होगा, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो मरवाही सीट में समीकरण जो है चाहे त्रिकोणी हो, लेकिन झुकाव दिख रहा है पाठक जी को कांग्रेस की ओर। मुरारी जी का क्या आकलन है इस सीट को लेकर? तो आप खास उत्सुक रहे हैं, कई बार यहाँ आप प्रचार में भी गए थे पहले। देखिए मोहन जी, मरवाही जो सीट है, रामदाल उके जी बीजेपी के एमएलए थे। अब जब जोगी जी छत्तीसगढ़ राज बनने के बाद सीएम बने तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रामदाल उके से इस सीट को खाली करवाया। उसके बाद से 15 साल जब भाजपा की सरकार रही तो ये माना गया डॉक्टर रमन सिंह और अजीत जोगी जी के बीच में इतने मधुर संबंध थे। इस मरवाही इलाकों में, कोटा इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन खड़ा ही नहीं करी, ना वहां पे काम करी। पूरा ये इलाका एक प्रकार से डॉक्टर रमन सरकार ने अजीत जोगी के हाथों में सौंप दिया। रही बात, दूसरी बात, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी नहीं छोड़े मोहन जी। यहाँ पे कांग्रेस के जितने नेता हैं, सरपंच, दोनों जनपद अध्यक्ष, आपके मरवाही के और आपके गौरेला पेंड्रा के, ये कांग्रेस के पूरे नेता जोगी कांग्रेस में शामिल हुए। और कांग्रेस के जो पिछला चुनाव लड़े थे जोगी जी के खिलाफ, डॉक्टर गुलाब राज जी, वो मरवाही में जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। या मान के चलिए, यहाँ पे मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर आ सकती है। यहाँ पे लड़ाई कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के बीच में होगा। जो गौरेला, पेंड्रा और पेंड्रा रोड के आसपास का जो मरवाही का क्षेत्र है, यहाँ पे गुलाब राज बहुत प्रभावी दिखे। और मरवाही और जो कुम्हारी वाला इलाका है, परासी वाला जो इलाका है, जो आपके मनेनगढ़ कोरिया जिला से जुड़ा है, वहां पे जरूर के ध्रुव, जहां पे वो डॉक्टर थे 25-30 साल, बीएमओ थे, वहां पे उनका प्रभाव है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी नहीं छोड़ा, यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस छोड़ा, और वो भी 40-45 बड़े बड़े नेता, सरपंच लोगों ने कांग्रेस छोड़ा। और इसका नुकसान कांग्रेस वहां पे देखने को मिल रहा है। वहां पे वो के ध्रुव के ऊपर यह आरोप लगाए कि वो बाहरी है, मतलब वो स्थानीय नहीं है, बाहरी है, ये उनका आरोप था। लड़ाई रोचक है। मेरे को लगता है कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के बीच में ही फैसला होगा। काफी रोचक मुकाबला होगा। और अब हम ये संभाग के अंतर्गत आने वाले 2 महत्वपूर्ण जिले की चर्चा पूरी कर चुके हैं। 7 सीटों की चर्चा हो गई है, बाकी और 7 सीटों की चर्चा हम अगले आधे घंटे में करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए TV24।